मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के जवाबी हमलों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन समेत कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव गहराने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात को नियंत्रित करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिश में जुटा है। मध्य प्रदेश की राजनीति से पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली थी और अब उनकी दिल्ली यात्रा को सियासी हलकों में अहम माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी नेतृत्व दतिया उपचुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। देश भर में मानसून का कहर जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में प्रशासन और राहत टीमें लगातार हालात संभालने जुटी हैं। उत्तराखंड के कई मार्गों पर मलबा आने से आवाजाही बाधित हुई है, जबकि हिमाचल में भी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश और जल भराव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर में बीजेपी ने इस सीट से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर सियासी समीकरण बदल दिए हैं। पार्टी के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। वहीं बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताते हुए संगठन और नए चेहरे के सहारे चुनावी रणनीति बनाई है। दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। दतिया का उपचुनाव बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस चुनौती दोनों के लिए अहम मुकाबला बन गया है। राजस्थान के अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल से बंद गैंगस्टर गुटों के बीच तनाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित गोदारा ने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हाई सिक्योरिटी जेल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलने के मामले में कई आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह जांच जारी है कि प्रतिबंधित सामान जेल के अंदर कैसे पहुंचा। प्रशासन जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में जुटा है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव से बड़ी राजनीतिक खबर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से होगा। दतिया सीट पर उपचुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी द्वारा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी में विरोध के स्वर भी सामने आए थे। वहीं कांग्रेस इस चुनाव को सत्ता के खिलाफ जनमत का मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है। ऐसे में दतिया उपचुनाव प्रदेश की राजनीति का हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमनी नहीं दिख रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल लगातार नेताओं से मुलाकात कर संगठन में एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी अभी भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक टिकट वितरण और संगठनात्मक फैसले को लेकर कई नेता सीधे दिल्ली दरबार पर रुख कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों ने प्रदेश नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जताई है, जबकि भूपेश बघेल का कहना है कि अंतिम फैसला कांग्रेस के हाई कमान पर ही होगा। आगामी चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की यह खींचतान पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बड़ी खबर में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे को 2-1 विकेट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इंग्लैंड ने अहम मौकों पर बेहतर खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। टीम के स्टार खिलाड़ियों ने आक्रामक फुटबॉल का प्रदर्शन किया और नॉर्वे की चुनौती को खत्म कर दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड अब खिताब में सिर्फ 2 कदम दूर है। सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत अर्जेंटीना से होगी, जहां दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजरें इस महामुकाबले पर रहेंगी।
मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने एक बार फिर क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कई सैन्य ठिकानों पर विस्फोटों की आवाज सुनाई है और सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत हाई अलर्ट पर जारी कर दिया है। अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों के संयम बरतने और संघर्ष को और बढ़ाने से रोकने की अपील कर रहा है। फिलहाल नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। भारत की समुद्री ताकत को आज एक और बड़ी मजबूती मिली है। भारतीय नौसेना में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुए इस समारोह में उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत भारत की आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षमता और आधुनिक नौसेना शक्ति का प्रतीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह छठा स्टील्थ फ्रिगेट अत्याधुनिक मिसाइलों, सेंसर और पनडुब्बी रोधी प्रणालियों से लैस है। INS महेंद्रगिरी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करेगा तथा नौसेना की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने वाली बड़ी खबर में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी हमले का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों पक्षों को उससे संयम बरतने और संघर्ष को बढ़ाने से रोकने की अपील कर रहा है। पंजाब के फिरोजपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जलंधर दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें ट्रेन के डिब्बों पर कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक और प्रधानमंत्री विरोधी नारे लिखे होने का दावा किया गया है। हालांकि रेलवे, पुलिस और RPF ने मौके पर जांच के बाद स्पष्ट किया है कि स्टेशन और पंजाब मेल की तलाशी में ऐसे कोई नारे नहीं मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही हैं और लोगों से अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचने की अपील की है। सोना चांदी बाजार से आज बड़ी खबर है। कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालिया कारोबारी सत्र में सोने के भाव में नरमी दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमतों में भी गिरावट का असर दिखाई दिया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक हालात का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। निवेशकों और ग्राहकों की नजर अब आगे की कीमतों पर बनी हुई है। शादी ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए बाजार के रुझान को समझना बेहद जरूरी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर शानदार अंदाज में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मुकाबला निर्धारित 90 मिनट तक 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना ने 2 और गोल दागकर जीत अपने नाम कर ली। एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने पहला गोल किया, जबकि जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर टीम की जीत पक्की की। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जहां दोनों दिग्गज टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए भिड़ेंगी। कतर के पूर्व आमिर और देश के आधुनिक विकास के प्रमुख शिल्पकार शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कतर के अमीरी दीवान में उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर की कमान संभाली और अपने कार्यकाल में देश को वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा, निवेश और मीडिया के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। वर्ष 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे और वर्तमान आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी। उनके निधन पर कतर में शोक की लहर है। भारत और न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इस ऐतिहासिक दौरे में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को नई ऊंचाई देते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही व्यापार, रक्षा, शिक्षा, तकनीकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 2030 रोड मैप पर भी सहमति बनी है।
माना जा रहा है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। फिलहाल इस बड़ी कूटनीतिक सफलता पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल से करीब 18 साल बाद सिंगूर में टाटा ग्रुप की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नई सरकार का कहना है कि टाटा समूह को दोबारा पश्चिम बंगाल लाने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक टाटा ग्रुप की ओर से कोई आधिकारिक सहमति की घोषणा नहीं हुई है। याद दिला दें कि 2008 में भूमि अधिग्रहण विवाद और विरोध प्रदर्शन के बाद टाटा मोटर्स ने अपना नैनो प्लांट सिंगूर से हटाकर गुजरात के सदर में स्थापित कर दिया था। अब सरकार का मानना है कि टाटा की संभावित वापसी से राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार को नई रफ्तार मिल सकती है। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि शहरों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है और प्रशासन से लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। पंजाब के फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित जालंधर दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे ट्रेन के डिब्बों पर कथित तौर पे खालिस्तान समर्थक और प्रधानमंत्री विरोधी नारे लिखने का दावा किया गया। हालांकि रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने मौके पर जांच के बाद ही कहा, स्टेशन और पंजाब मेल की तलाशी में ऐसे कोई नारे नहीं मिले। अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत या ईमेल भी प्राप्त नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचने की अपील कर रही हैं। मध्यपूर्व से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी ठिकानों पर ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए किए गए, जिसके बाद कई इलाकों में जोरदार धमाकों और सायरनों की आवाज सुनाई दी। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र पर निगरानी बढ़ा दी है। इस घटनाक्रम से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील कर रहा है। देश भर में लागू किया जा रहा E20 पेट्रोल को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भविष्य में बिना एथनॉल वाले पेट्रोल उपलब्ध नहीं होगा। E20 ही देश का मानवीय पेट्रोल रहेगा। सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज पर असर पड़ सकता है। ऐसे वाहनों के जिन पार्ट्स पर असर प्रभाव पड़ेगा, उन्हें संबंधित वाहन कंपनी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश का पेट्रोल आयात कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज कराने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार निर्यात प्राधिकरण यानी ट्राई ने बिना इंटरनेट केबल वाले सस्ते रिचार्ज प्लान का प्रस्ताव तैयार किया है। नए नियम लागू होने के बाद मोबाइल कंपनी को ऐसा प्लान भी देना होगा जिसमें सिर्फ कॉल और SMS की सुविधा होगी। इस प्लान की वैधता 7 दिन से लेकर 365 दिन तक हो सकती है। इसे खास तौर पर बुजुर्गों, साधारण मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों और इन उपभोक्ताओं का फायदा मिलेगा जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है लेकिन हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भारत में भी नए नियम बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के उन कानून की सराहना की है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूरत से ज़्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मोबाइल धीरे धीरे एक नशे की तरह बच्चों को अपने ओर खींचता है। ऐसे में सरकार भविष्य में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा सकती है। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की संपत्ति और आय का विस्तारीय ब्यौरा पहली बार सार्वजनिक किया गया है। मंदिर की संपत्ति के अनुसार उसके पास सैकड़ों करोड़ों रुपए की फिक्स डिपॉजिट, करोड़ों रुपए का नकदी, लगभग 90 एकड़ जमीन की बड़ी मात्रा सोना चांदी मौजूद है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह जानकारी पारदर्शिता बनाए रखना उद्देश्य से जारी की गई है। देशों के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में शामिल महाकालेश्वर मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और बड़ी मात्रा में दान यानी कि चंदा चढ़ाते हैं।
पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े संगठनों ने 20 जुलाई को संसद मार्च का भी ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और हाल ही में सामने आई चोरी के मामले के बाद मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब मंदिर चढ़ावे की गिनती केवल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही शिफ्ट में होगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि इससे मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से और मजबूत की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका के सख्त कानून लगाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका संसद एक ऐसा बिल पेश करने वाला है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यदि कानून लागू होता है तो भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। हालांकि यह भी केवल प्रस्तावित बिल है और इससे कानून बनाने के लिए अमेरिका संसद की मंजूरी बिना मिलनी बाकी है। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर अलग अलग देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में बारिश कमजोर पड़ गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हैं, नालियों का जलस्तर बढ़ गया है और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने देश में एक खास तरह की टेलीस्कोप सैटेलाइट फोन सेवा शुरू की है। इस फोन के सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह सामान्य मोबाइल नेटवर्क के बिना भी काम कर सकता है, यानी जहां मोबाइल टावर नहीं है या प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, वहां भी इस फोन के जरिए संपर्क किया जा सकता है। इसकी शुरुआत कीमत करीब 1,34,000 रुपये रखी गई है। सरकार का कहना है कि यह फोन सेना, आपदा राहत एजेंसी, पहाड़ों इलाकों में काम करने वाले लोगों और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को काफी उपयोगी साबित होगा। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेन 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना होंगे। यह मिशन वैज्ञानिक दृष्टि के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहते हुए अनिल मेन कई ऐसे प्रयोग करेंगे जिससे उपयोग भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर होने वाले मानव मिशन में किया जाएगा। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य, नई तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जाएंगी। भारतीय मूल के वैज्ञानिक की इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अब तक 1 करोड़ से 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अतिरिक्त तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर दें। ITR 1, ITR 2 भरने का अतिरिक्त तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से लेट फीस और अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। आयकर विभाग ने लोगों से केवल आधारित वेबसाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार ठग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से लोगों की आवाज की बहुमत नकल कर रहे हैं। इसके बाद वे परिवारों या दोस्तों के नाम पर फोन करके पैसे की मांग करते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी परिचित के नाम से ऐसा कॉल आए तो पहले दूसरे नंबर पर संपर्क करके उसकी पुष्टि जरूर करें। बिना जांच किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें। केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नए नियम तैयार कर रही है। सरकार का उद्देश्य अवैध ट्रेडिंग, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। प्रस्तावित नियम के तहत क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे निवेशकों के हित की रक्षा होगी और देश की वित्तीय व्यवस्था को और बेहतर सुरक्षा बनाई जा सकेगी। त्योहारी सीजन शुरू होते ही देश में ई-कॉमर्स कंपनी की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई बड़ी कंपनियों ने शुरुआत सेल में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। बढ़ती ऑनलाइन खरीदने को देखते हुए लॉजिस्टिक कंपनी ने भी अपनी डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेश में भी कमी के कारण स्टार्टअप कंपनी आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। कुछ स्टार्टअप ने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी भी शुरू कर दी है।
देश भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार इस समय चुनौतियों का सामना कर रहा है। उद्योग से जुड़े जानकारी का कहना है कि पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं होने पर ग्राहकों की कुछ चिंता के कारण इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की बिक्री में गिरावट आई है। बिक्री बढ़ाने के लिए आई ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतों में कटौती की है और नई योजनाओं भी शुरू की है। सरकार की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का काम कर रही है। देश के प्रमुख कृषि मंडी में फसलों के दाम को लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गेहूं और सरसों की कीमतों में मजबूती बनी हुई है, जबकि लहसुन के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोयाबीन, आलू की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम, फसल की आवास और मांग के आधार पर मंडी भाव और बदल देखने को मिल सकता है। किसानों को मंडी जाने से पहले अपने क्षेत्र के ताजा भाव की जानकारी लेना चाहिए। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के नेताओं के बीच लगातार तीखे बयान सामने आ रहे हैं। दोनों पक्ष अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी अन्य सैन्य हमले की आधारित पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। यदि तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। दिल्ली में 24 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के प्रमुख संगठन और धार्मिक नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में आईएसएम प्रमुख असुद्दीन अवैसी, मौलाना अरशद मदीन और अन्य प्रमुख नेता के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में विषय सामाजिक मुद्दे, मुस्लिम समुदाय से जुड़े विभिन्न विषय और भविष्य की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। आयोजित का कहना है कि यह बैठक देश भर से आए प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर आगे के रुख रेखा तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।